मुझे आपसे ये क्वेश्चन है। आपने जैसे बताया आपने आश्रम ओपन किए, 2 आश्रम हैं, ज़ेन योगा एंड एक नेचुरोपैथी का है। आपकी क्लिनिक्स हैं उल्लासनगर में। आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं सर? इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट? मेन तो क्या है कि वी शुड बी ऑफ मेडिसिन, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े अंत तक। जो नॉर्मली डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आपको 8 घंटा सोना है, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही है। और वो लाइफस्टाइल का ऐसा है कि लोगों के उठने और सोने का टाइम का ही प्रॉब्लम है कि आजकल का जो खाना पीना लोगों का इतना बदल गया है, दैट इज़ एडिंग टेंशन। और फिर योगा प्राणायाम करते तो हैं, लेकिन वो भी क्या है कि थोड़ा किया हो गया भाई करने को, लेकिन प्रॉपर योगा लोग करते नहीं, और प्रॉपर योगा सिखाने वाले भी बहुत कम लोग हैं। Hello everyone, welcome back to Conversation with Khushbu. Today I feel truly privileged to be joined by Dr. Jitendra Ramnani sir as my guest. He is an inspiration for Ulhasnagar. He is a Zen yoga teacher. He's a well-known dermatologist and someone who is spreading wellness in Ulhasnagar. Also, this episode is truly inspiring because the insights he has given for his lifestyle, his living, how we can truly meet ourselves, how we can heal, how we can do yoga. There are multiple centers where his teachers are teaching yoga, which is truly inspiring for me, and it will be for you, of course. His approach of life is really very different. The way he is so strict on his schedule, and he's 58 yet so healthy, mindful and amazing. So I would want everyone to stay tuned on this episode till the end, get the insights, change your life and be happy. Hariom sir. हरिओम बेटा खुशबू। Thank you so much for being my guest. आपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आज एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए आए हैं, क्योंकि थैंक यू ऑल्सो फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मस्त है, एकदम बढ़िया। सर आप एक एलोपैथी डॉक्टर होने के साथ साथ हाउ आर यू सो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल एंड योगा वर्ल्ड? सी बेसिकली एलोपैथी डॉक्टर तो मैं लगभग लास्ट 34 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन 1999 में एक घटना मैं याद करता हूँ, तो वो मुझे योग के नज़दीक लेके गई। और ये था कि आई यूज्ड टू गो टू अ कंप्यूटर क्लास एंड वेयर आई यूज्ड टू सिट इन अ बैड पोस्चर एंड इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो वहाँ पे मुझे बैकएक शुरू हो गया, और बैकएक एक दिन इतना सीवियर हो गया कि मुझे लगभग स्लिप डिस्क हो गया, और उसकी वजह से मुझे पहले डॉक्टर को दिखाया, फिर फिजियोथेरेपी किया, लेकिन फिर किसी ने कहा कि राजेंद्र सर हैं यहाँ पे नेताजी पे, और वो योगा कराते हैं, आप उनको दिखाइए। तो उनके पास गया, उन्होंने मुझे अच्छा सा योग का अभ्यास कराया, और मैंने उनके साथ फिर शुरू किया सफ़र। तो मेरा योग ग्रेजुअली बैकएक कम होने लगा। तो फिर मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया, लगभग 6 महीना योगा किया, मेरा बैकएक वॉज फुल्ली, आई वॉज फ्री ऑफ बैकएक। देन आई गॉट सम फेथ इन योगा, बट एज़ यूजुअल जैसे लोग करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है फिर योगा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, 6 महीना किया, अच्छा लगा, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जाके 2002 में एक्चुअली मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। वहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, थोड़ा उसका ज्ञान मिला। देन आई प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया फॉर 2 years, एंड इन 2004 आई एंटर्ड इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड योग विद्या धाम नासिक। वहाँ पे मैंने योगा के बेसिक कोर्सेज शुरू किए, और जिस दिन मैंने वहाँ का कोर्स शुरू किया तो उसी दिन मुझे पहले दिन लगा कि मुझे आई शुड बी अ योगा टीचर, बिकॉज द वे ऑफ टीचिंग, उनका जो टीचिंग का मेथड था दैट वाज सो मेथोडिकल। यानी तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था कि ऐसा भी योग सिखाया जाता है। तो मैंने अपनी टीचर को पूछ लिया पहले ही दिन कि सर आई वांट टू बिकम टीचर लाइक यू, सो व्हाट आर द स्टेप्स। सो ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू डू बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होगा, जहाँ पे आपको नासिक में रहना पड़ेगा, एंड यू विल बिकम अ टीचर। सो आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ टीचर। देन 2004 से मैंने 2006 तक वो सफ़र पूरा किया। इन 2006 आई बिकेम टीचर, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा। तो जैसे मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया तो लोगों के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ने लगा जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों की डिमांड बढ़ती गई, एंड आई देन बिकेम इंस्ट्रक्टर ऑफ योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। एंड देन मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स शुरू किए, लगभग 250 से ऊपर टीचर्स बनाए मैंने उल्लासनगर में। तो उन्होंने फिर क्या डिमांड किया कि भाई वी शुड हैव अ प्लेस ऑफ आवर ओन, आश्रम टाइप बनाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ने, हम लोग ने जो संस्था बनाई थी उल्लासनगर में, उन्होंने फिर एक जगह ढूंढना शुरू किया। तो वी गॉट वन प्लेस इन बदलापुर, देयर वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग एन आश्रम।
सो दैट यू नो हम इन यानी लोगों को रहवासी कोर्स करा सकते हैं, यहाँ पे लोग आके रह सकते हैं। कहते वहाँ पे तो योग करते थे लेकिन 1 घंटा करते हैं, बाकी 23 घंटा कैसे भी करते थे। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे आश्रम बनाए और लोग वहाँ पे आके रह के योगा करें। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर हमने प्लॉट ढूंढना शुरू किया। फिर 2011 में प्लॉट मिला एंड आई गॉट वन पार्टनर श्री जगदीश वाधवा एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द आश्रम। 2016 में आश्रम बन के पूरा हो गया। जब आश्रम चलना शुरू किया और उसके बाद जाके 2018 में मुझे जब ज़ेन योगा मिला, तो ज़ेन योगा वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग वेयर आई रियली केम टू नो कि भाई एक्चुअल योग क्या होता है, यानी पतंजलि बेस्ड योग क्या होता है, उस पर आधारित वो किताब था। गुरुजी से बहुत कुछ सीखा था हमने, हमारे आदरणीय गुरुजी मंडलिक गुरुजी योग विद्याधाम के। लेकिन फिर भी जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा समझा मुझे वो इसके बाद, और एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या होता है एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हम लोग पैदा क्यों हुए हैं, उसका पर्पस क्या है, एंड योगा कैसे हमको उस पर्पस को अचीव करने में मदद कर सकता है। ये बात सारी बातें मैंने उस किताब में पढ़ी। तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से शुरू होता है। यानी अभी तक तो मैं कर रहा था योगा बिकॉज आई गॉट बैक एक एंड आई यूज्ड टू यू नो हैव अ फियर ऑफ हैविंग डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ मेरे पूरे खानदान में है। तो आई यूज्ड टू फियर दैट मेरे को किसी डॉक्टर ने कहा था, मेरे फ्रेंड ने, कि यू आर गोइंग टू गेट डायबिटीज़ इन फ्यूचर बिकॉज यू आर हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। Okay. So the main reason was backache and diabetes prevention. Okay. But then the reason changed. Once I got transformation from the Zen yoga, then I said, no, this is not my reason now. I have to achieve something different. तो फिर spirituality में गहराई में चलते गया and then we made another ashram, Zen yoga ashram, and now I am fully into it. So we are running the ashram also. वहाँ पे लोग आके रहते हैं तो लोगों को योगा सिखाते हैं हम लोग, और ये जो पढ़ाई की है इस किताब में वो भी लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से लोगों को सिखा के माई इंटरेस्ट वेंट ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर इनटू योगा एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, सीइंग द रिजल्ट्स ऑन माई सेल्फ ऑल्सो एंड सीइंग द रिजल्ट्स ऑन अदर पीपल्स हु आई एम टीचिंग योगा। सो ये सब रिजल्ट देख के इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कि अब तो लगता है कि एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। डेफिनेटली। बट मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया आपने आश्रम ओपन किए, 2 आश्रम हैं, ज़ेन योगा एंड एक नेचुरोपैथी का है, आपकी क्लिनिक्स हैं उल्लासनगर में, आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं सर? इज़न्ट इट डिफिकल्ट? यही एक्चुअली ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग है। यानी हमने जो योग में यही सीखा है, स्पिरिचुअलिटी में यही सीखा है कि यानी अपनी ज़ेन योगा खास करके कहता है कि यू हैव टू, अब जो जिम्मेदारियाँ आपकी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट चेंज योर यूनिफॉर्म। अब बोलो मैं योगी बन गया हूँ, मैं सब संसारिक जिम्मेदारियों से अलग जाऊँगा, मैंने तो अपना आश्रम खोल दिया है, अब मैं अपनी क्लिनिक में नहीं आऊँगा, मेरे पेशेंट्स की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नो, दैट इज़ नॉट द योग। वही सीखा मैंने ज़ेन योगा में कि आपको आपके टारगेट को अचीव करना है, यानी यू हैव टू इवॉल्व स्पिरिचुअली बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डेली एक्टिविटीज़ एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ड्यूटीज़ विच यू आर डूइंग। सो एज अ डॉक्टर जो मेरी ड्यूटी है, इनफैक्ट योगा करने के बाद योर एफिशिएंसीज गो सो मच हाई, यू नो, कि दैट वो जो घंटों का काम मिनटों में होता है, तो वही 100 पेशेंट्स को मुझे 7 घंटा लगता है, तो अब 100 पेशेंट को मेरे को 6 घंटे 5 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज, द डिसीजन मेकिंग इंक्रीज, बिकॉज एवरीथिंग यू नो व्हेन वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किसको कैसी दवाई देनी चाहिए, डायग्नोसिस करना है, फिर ट्रीटमेंट देना है। आई एम अ स्किन स्पेशलिस्ट, तो उसमें हम लोग को पूरा विजुअल होता है, सब चीज़ें विजुअली डायग्नोस करना है, फिर ट्रीटमेंट देना है। तो उसके हिसाब से, एंड सेकेंडली मेरे को फिर अभी सपोर्टिंग डॉक्टर्स भी है, मेरा बेटा और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वी आर मैनेजिंग दैट शो, यू नो। थिंग इज़ दैट आप बोलेंगे टाइम कहाँ से लाते हो अभी, तो टाइम हैपन्स कि मिलता है, ऐसा है कि जो नॉर्मली डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आपको 8 घंटा सोना है, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट, वो मैंने ज़ेन योगा में सुना और पढ़ा कि भाई 8 आवर्स आर नॉट नीडेड, 6 hours is also more than enough, and I though in fact sleep only for 5 hours also, then also I am able to do all the activities. और मैं तो आदर्श मानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज वो भी 4 घंटा सोते हैं एंड ही इज़ मैनेजिंग सिंस सो मेनी ईयर्स, सो ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन लाइक अस ओनली, है ना, वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। तो मैं तो उनको आदर्श मानता हूँ कि अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। तो इन दिस वे आई फाइंड आउट टाइम सो दैट आई कैन मैनेज माई क्लिनिक ऑल्सो, the ashram activities also, as well as teaching yoga and doing myself yoga. So in this way I am managing. Okay. इस 58 की उम्र में आपका हेल्दी रहने का क्या है? वो भी 58 की उम्र में हेल्दी रहने का कारण है कि जो दिनचर्या जो है, द रूटीन जो लाइफ है मेरा, जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज़ क्वाइट फिक्स्ड।
उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, एंड डाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The diet is very fixed. So I get up at around 3:30 to 3:45 a.m. in morning, and then start with my yoga at around 4 o'clock, and I finish my yoga at around 5:45. Then I walk for 15 minutes. Then 6 o'clock I start preparing myself for the class. 6:30 I have to conduct a class, yoga class in my ashram. Yes. तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, 6:30 को क्लास कंडक्ट करता हूँ, 8:30 तक वो चलता है क्लास. उसके बाद I start my OPD. At 9 o'clock, strictly at 9 o'clock, I have my breakfast in form of green juice. So I take only green juice in form of breakfast. Really? So 4 to 4.5 glasses of green juice, which we make in the ashram, freshly prepared green juice. That gives me a lot of energy. And then I see my patient in ashram, indoor patient and outdoor OPD patient. And then around 12 o'clock, I have my lunch in form of raw food, basically fruits and salads and sprouts. And sometimes थोड़ा पोहा उपमा लेता हूँ मैं. Okay. And then I start for my clinic. 2 बजे से मेरा क्लिनिक है उल्लासनगर में. बदलापुर से आई ट्रैवल टू उल्लासनगर. एंड 2 बजे से यहाँ पे क्लिनिक चलता है, फिर वो रात को 8 बजे तक चलता है, फिर 9 o'clock तक घर पहुँचता हूँ. तो उसके बाद खुद का सेल्फ स्टडी होता है मेरा खुद का, और फिर वो 1-1.5 घंटा चलता है. अराउंड 10:30 11 o'clock आई स्लीप. तो दिस इज़ ऑल माई शेड्यूल. रात को आने के बाद एक गिलास ऑफ मिल्क ले देता हूँ. इवनिंग में 5 o'clock आई टेक माई डिनर. One time. हाँ, डिनर इज़ वन टाइम ओनली. बेसिकली ओवरऑल जो मेन डिनर है, मेन कोर्स है खाने का, वो एक ही बार होता है. बाकी सब सलाड्स, फ्रूट्स एंड जूसेस के हिसाब से होता है. Okay, if you don't mind, can you tell me the recipe of green juice जो आप कंज्यूम करते हैं? उसमें बेसिकली पालक रहती है मेन, पालक, पुदीना एंड दूधी रहता है. Okay. एंड मेन चीज़ आंवला. आंवला इज़ अ थिंग विच क्लेरिफाइज योर स्टमक, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और आपका पाचन शक्ति बढ़ाता है. एंड इट हेल्प्स टू मूव द स्टूल्स डाउन. तो उसके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है. तो पाचन शक्ति के लिए और इसके लिए डाइजेशन के लिए आंवला इज़ गुड. सो ऑल 12 months वी गेट आंवला फ्रॉम वाशी मार्केट. Okay. एंड दैट इज़ द मेन कंटेंट ऑफ ग्रीन जूस, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स पालक, पुदीना एंड दूधी तो है ही. तो उसमें कुछ शुगर एंड कुछ शुगर नहीं, वी पुट सम जैगरी एंड Okay. नींबू डालते हैं, लाइम डालते हैं एंड पानी एंड पानी दो. यस. Okay. So people can use this recipe and they can also take care of their health and of course ये बहुत beneficial होगा. सर ने बताया कि he has 4 glasses, तो I think this is very beneficial thing we can keep in mind. That has helped me. This green juice का I am telling you one advantage. I am a thalassemia minor patient. Okay, so I am myself a thalassemia minor. Thalassemia minors mostly cannot donate blood. अच्छा. Because their hemoglobin always is less than 12. Definitely. So ever since I started taking green juice since 5 years, last 4 years say I am being donating blood, and today also I donated blood only. So that way that has helped me because my hemoglobin has gone more than 12 now because of the green juice. Oh nice. So green juice में iron content is there ना, palak and pudina, everything green things are there ना, green things are loaded with iron. But So that then फिर आपको भूख नहीं लगती लाइक चपाती राइस खाने के लिए? बिकॉज क्या है कि वंस योर लाइफ स्टाइल इज एडजस्टेड लाइक दैट ना, सो आई एम एडजस्टेड लाइक दैट तो भूख लगने का सवाल उठता ही नहीं है. एंड बीच में आई डोंट टेक एनी बीच में नाश्ता वगैरह या कुछ ऐसा आई डोंट टेक. Okay, like proper strict. प्रॉपर स्टिक एवरी स्टिक. Okay, nice. But सर आजकल ऐसा है ना, we young generation are taking a lot of stress, तो ये lifestyle तो I think हमें adopt करने में काफ़ी time लगेगा. तो what things we can keep in mind and हम हमारी stress and एक proper balanced lifestyle जी सके? देखिए स्ट्रेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है आज की लाइफ में. यानी मैं सोचता हूँ 21वीं सेंचुरी का तो वो एक आउटकम है, यानी वो कुछ उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. बिकॉज आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, वो ही खुद स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही है, और वो लाइफस्टाइल का ऐसा है कि लोगों के उठने और सोने का टाइम का ही प्रॉब्लम है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उधर होता है. बिकॉज जो ग्रंथों में दिया है, एज व्हाट आई टोल्ड यू इन जैन योगा, द आइडियल टाइम ऑफ स्लीप इज़ 11 to 5. रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमें सोना चाहिए. और लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी बिगड़ चुकी है कि रात को लोग लेट नाइट सोते हैं, एंड सोशल मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बिकॉज हम लोग बेचारे और बिजनेसमैन हैं या नौकरी वाले आते हैं, घर आके थक के आते हैं, फिर वो फैमिली टाइम चाहिए उनको, फिर बैठे रहते हैं, फिर मोबाइल पे बैठे रहते हैं. मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, टीवीज़, है ना, और ये सोशल मीडिया, ट्विटर और ये सब फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसमें लोग इतने इन्वॉल्व हैं कि वो
ज़्यादा टाइम खा लेते हैं, और वंस यू आर इनटू दैट ना, तो पता नहीं चलता है कि रात को 1 बज गया, 2 बज गया, फिर उसमें उस टाइम पे जब सोने का टाइम ही नहीं होगा आपका, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग? So that creates a tension, that creates a mental stress, because वो अगर proper time है, जैन योगा में कहा है कि अगर if you are sleeping on between 11 to 5, it's an excellent time, 12 to 4 is more excellent, but then after that, you know, तो जो भी time आप सोते हो, तो that doesn't give you any ounce of energy, because सोते क्यों हम लोग? सोते हैं to get energy, करेक्ट, और वो अगर एनर्जी नहीं आएगी तो फिर एनर्जी खाली खर्चा करते रहेंगे, एनर्जी लेगी नहीं स्लीप से, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट ए नेगेटिव बैलेंस, एंड दैट गोइंग टू डिस्टर्ब योर मेंटल स्ट्रेस, इज गोइंग टू क्रिएट द मेंटल स्ट्रेस. एंड सेकेंडली जो खाना पीना है वो भी मेन प्रॉब्लम है कि आजकल का जो खाना पीना लोगों का इतना बदल गया है, दैट इज़ एडिंग टेंशन, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द. आज देखो आजकल ओबेसिटी बढ़ गई है. यंग जनरेशन में ओबेसिटी क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज वो खाना इतना हालत ख़राब है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से दूर चलते जा रहे हैं, और ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड और ये ज़्यादा फूड, और यानी शुगरी फूड और ऑयली पदार्थ, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे ओबेसिटी बढ़ रही है, और ओबेसिटी रिलेटेड फिर बीमारियाँ बढ़ती है, जैसे डायबिटीज़ ओबेसिटी रिलेटेड है, फिर ब्लड प्रेशर ओबेसिटी रिलेटेड है, ये सारी बीमारियाँ उससे बढ़ते जा रही है. और इसके अलावा व्यायाम का अभाव है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कैसे करें? अभी देखो लोगों को नौकरी करनी है, आज भले लोग कर रहे हैं भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर भी लैपटॉप के सामने बैठे हैं, है ना, और अगर जाना भी पड़ता है तो ट्रेन में भी पिसते हुए लग जाते हैं, तो उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है कुछ खास. तो अपने लिए समय नहीं है कि भाई सुबह उठ के लोग एक्सरसाइज करें, भले ही कुछ भी करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, वो उसके लिए टाइम नहीं लोगों के पास. और फिर योगा प्राणायाम करते तो हैं, लेकिन वो भी क्या है कि थोड़ा किया हो गया भाई करने को, लेकिन प्रॉपर योगा लोग करते नहीं हैं, और प्रॉपर योगा सिखाने वाले भी बहुत कम लोग हैं. तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं जो हमारे मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती हैं. और फिर क्या है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ये भी सारी चीज़ें उनको ज़्यादा ऐड कर दिए. तो इस प्रकार से ये जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है ना, दैट इज़ मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा एंड थायराइड की बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स व्हिच आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस. तो सर जैसे अभी हमने बात की कि मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी हैव, तो योग की कुछ क्रियाएं आप बता सकते हैं जो हम बैलेंस कर पाएँ इन सब चीज़ों को? योग एक व्यायाम की पद्धति के हिसाब से लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, बिकॉज योग एक व्यायाम पद्धति नहीं है. मेनी पीपल टेक इट एज अ एक्सरसाइज, योग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं है. योग एक समग्र पद्धति है, यानी जीवन लाइफस्टाइल पद्धति है. सो यू टू अडॉप्ट लाइक दैट, इट कनेक्ट्स योर बॉडी, माइंड, प्राण शक्ति एंड योर सोल. ये चारों को कनेक्ट करने वाली एक चीज़ है जिसको कहते हैं योग. और उसमें भी खास करके यू टू प्रैक्टिस अष्टांग योग जो पतंजलि मुनि ने दिया है. अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज आसन करने से आपका जो शरीर का जो आरोग्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है. और अगर देखो आज मेंटल स्ट्रेस बढ़ती क्यों है, एक तो क्या है कि मेंटल स्ट्रेस के कारण शरीर की बीमारियां होती है. Correct. और शरीर की बीमारियां बढ़ती हैं तो फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है. और तो इट्स वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को वो है, यानी विशेष सर्कल ऐसा है. तो पहले तो शरीर का आरोग्य बनाना है, तो उसके लिए आपको आसन आपको बहुत मदद करेंगे. देन यू हैव टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी, यानी यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, एंड माइंड इज कनेक्टेड विथ योर ब्रीदिंग. तो वंस यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग थ्रू प्राणायाम, then that will affect your mind and your mental stress will go down. तो जैसे ही ब्रीदिंग को आपने रेगुलराइज किया तो दैट इज कनेक्टेड क्लोजली विथ योर माइंड, बिकॉज माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल करना मुश्किल है, बट ब्रीदिंग को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है. तो वंस यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग थ्रू प्राणायाम, then their mind stress will go down. Okay. And then of course आसन प्राणायाम करने के बाद as you progress into this field, then gradually you can go on doing meditation, starting with small meditation practices, and then going for the advanced meditation practices. That is going to help you a lot. Okay. But ultimately these all things put together, if you do, but that needs to be done regularly. ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ 10-15 मिनट योगा किया तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा. नो, ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधारना है. तो बिकॉज योगा में सिर्फ योग अभ्यास के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, योर आहार, योर व्यायाम में दिनचर्या एंड योर डाइट ऑल्सो प्लेज अ रोल.
तो योगा तो करना है, एंड दैट ऑल्सो 365 करना है। जैसे इट्स लाइक जो आपकी खुराक होनी चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। सो अगर डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हो, रेगुलरली करते हो, भले हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी करते हो, एंड रेगुलर करके, और वो भी यानी जो ट्रेडिशनल योगा है उसको करते हो, ऐसे जो आजकल के ज़माने में योगा चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। कि भाई कोई भी ऐसा जुम्बा को भी लोग योगा बोलेंगे, या डांस योगा करेंगे, या ये करेंगे या वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं आज योगा के नाम पे। तो उसकी बात नहीं कर रहे। अगर ट्रेडिशनल योगा जो ऋषि मुनियों ने बताया है, जो ग्रंथों में लिखा है, उस ग्रंथों के आधारित करेंगे तो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड खास करके जो मेन चीज़ें हैं, आसन प्राणायाम का भी अभ्यास किया। मेडिटेशन तो अभी इतना हम लोग कर नहीं पाएंगे बिकॉज दैट्स एन एडवांस टेक्निक, बट आसन प्राणायाम के अभ्यास से भी योर मेंटल स्ट्रेस कैन गो डाउन एंड योर लाइफस्टाइल डिजीजेस कैन वैनिश। We can prevent also, and if at all we are suffering, we can cure them also without any medication. Wow. Since if suppose I'm a beginner, या कोई भी XYZ beginner है, they are thinking to start their yoga journey. So you know how they can choose an ideal yoga teacher for themselves. पहली बात तो आपको देखना है कि कोई रिप्यूटेड संस्था में आपको जाना चाहिए। रिप्यूटेड संस्था का योगा टीचर होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारी संस्था है भारतीय योग वेदांत नासिक, तो वो यानी ट्रेडिशनल योगा सिखाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। भले वो हठ योग हो या पतंजलि योग हो। पहली बात तो वो होना चाहिए, वो ऑफिशियल सर्टिफाइड टीचर देखना है आपको। देन उसके बाद टीचर्स का पर्सनैलिटी देखना है आपको। जिस टीचर को आप सिलेक्ट करते हो, टीचर कहेगा कि योगा करने से पेट अंदर होता है, और टीचर का पेट खुद का बाहर हो, या खुद ओबीस हो, या कहते हैं भाई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, और खुद उसको कुछ आदत हो, और कहते हैं भाई ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, वो खुद खा रहा हो। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखना है कि उसका पर्सनल लाइफ कैसी है। एंड सेकेंडली वो खुद योग अभ्यास करते हैं कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं कि वो सिर्फ सिखाते हैं तब योगा कर लेते हैं उनके साथ ही। They don't do personal yoga, you know. They think that when they are teaching yoga and if they are doing yoga, that means उनका योगा हो गया. But that is not the true yoga. तो एक ऐसा योगा होना चाहिए टीचर जिसको खुद योगा करता हो, उसके अनुभव उसको हो, और वो सच्चे अनुभव उसको बता दो, और जो कहता हो वो करता हो, है ना, और रेप्यूटेड संस्था से हो, और ट्रेडिशनल योगा सिखाता हो, और उसकी पर्सनैलिटी में वो झलकना चाहिए कि वो योगा करता है, वो आपको पता चल जाएगा करने। Then that should be the ideal yoga teacher. I feel. Wow, amazing. So, sir, what according to you is true healing? The true healing is defined ऐसा है कि भाई it should not be the लाक्षणिक उपचार। लाक्षणिक उपचार समझते हैं मैंने, जो लक्षण है उसका उपचार नहीं करना है। बिकॉज आजकल एलोपैथिक फील्ड क्या करती है कि जो सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज नॉट कॉल्ड ट्रू हीलिंग। ओके। मुझे वो पेन हो गया समझो, आई एम गेटिंग अ हेडेक, तो मैंने एक क्रोसिन ले ली, करेक्ट, तो पेन चला गया, करेक्ट, है ना। मुझे कोई एसिडिटी हो गई, मैंने ओमेस कैप्सूल ले लिया, एसिडिटी खत्म हो गई, बट दैट इज टेम्पररी। तो एक्चुअली ट्रू हीलिंग यानी इट शुड बी इनसाइड हीलिंग, हाँ, एंड दैट शुड हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तीनों चीज़ों को हील करने वाली कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड योर ऊर्जा जो बोलते हैं, ऊर्जा शक्ति बोलते हैं, जिसको योग में कहते हैं प्राण शक्ति, the energy which is responsible for your all the activities of the body। जो अभी हमारा अंदर पाचन चल रहा है, हमारा जो डाइजेशन हो रहा है, या एक्सक्रीशन हो रहा है, या हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, या ब्लड सर्कुलेशन चलता है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी दे नीड सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इन योग इज कॉल्ड एज प्राण शक्ति। अंडरस्टूड? तो वो प्राण शक्ति को हमें बढ़ाना है, और वो प्राणायाम से बढ़ेगा। तो अगर प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति आपकी संतुलित रहती है, बैलेंस्ड रहती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑल द एनर्जी, एंड दैट विद दैट एनर्जी विल सस्टेन फुल डे, एंड यू विल नॉट फील एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर ट्रू हीलिंग करना है, यानी आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपका माइंड के अंदर जो भी भय है और जो शंका है, जो यानी जो भी डर है, वो नहीं होना चाहिए। माइंड शुड बी बैलेंस्ड, माइंड बैलेंस, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, प्राण शक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अगर आपकी बैलेंस्ड है, यानी आप एक बार सोए और सुबह को उठे, पता ही नहीं चला कितना सोए, बीच में कोई ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उठे नहीं कभी, तो बैलेंस स्लीप, है ना, ये सारी चीज़ें, और आपका जो दिनचर्या है फुल होल डे लाइफ, अगर वो बैलेंस्ड है, और फिर जो उससे क्या होता है, इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, और अगर मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ होता है। फिर क्या होता है, आपके नेचुरल हीलिंग जो अंदर है पावर, वो एक्टिवेट हो जाता है।
और वो जब नेचुरल पावर हीलिंग का एक्टिवेट हो जाता है ना, तो फिर कोई बीमारी आपको आएगी नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली ट्रू हीलिंग। यानी अंदर से हीलिंग होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से वो दवाइयाँ लेके हील करने की कोशिश करते हैं, तो सिम्टोमेटिक हीलिंग नहीं, अंदर से। लेकिन वो सारे ये फैक्टर्स को काउंट करके, यानी आपकी दिनचर्या, आपकी नींद, आपका डाइट एंड आपका शरीर का आरोग्य, आपका मेंटल आरोग्य, आपकी प्राण शक्ति, ऊर्जा, ये सबको अगर मिला के अगर हीलिंग होती है जो नेचुरली, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू हीलिंग। मीन्स अगर हम लोग लाइफ में वो बैलेंस करके चलेंगे, सब कुछ माइंडफुल रहेंगे तो माइंडफुल, ये आपने अच्छा शब्द कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि माइंडफुल रहो, है ना। एक ही शब्द बोला है भाई, बस सजग रहो। सजग, माइंडफुल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे सजग रहो। माने जो भी कर रहे हो ना, दैट शुड बी विथ पूरा सजगता से करना है। माने यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर दिन की एक एक एक्टिविटी आपने ऐसा सजगता से की ना, तो फिर अपने आप वो बॉडी अपने आप, बिकॉज बॉडी में हीलिंग पावर है, लेकिन हम उसको अलाउ नहीं करते हैं उसको एक्ट करने को, बिकॉज ये सारी हीलिंग पावर्स जो है रात को काम करते हैं। यानी ये अगर इसलिए कहते हैं ज़ेन योगा में कि यू शुड हैव योर डाइट बिफोर 5 o'clock और 4 o'clock के पहले आपको लेना चाहिए। बिकॉज क्या करते हैं हम लोग, रात को 9-10 बजे खाते हैं, और रात को ये स्कैवेंजर्स निकलते हैं हमारे बॉडी में, जो जाके हमारे बॉडी को जाके हमारी इम्यून सिस्टम, वो बॉडी के अंदर जो भी दिन में जो टूट फूट हुई है ना, जो भी सेल्स मरे हैं, तो उनको वो डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं, और फिर दूसरे दिन हम लोग मस्त ऊर्जावान उठते हैं ऐसा। बट हम लोग क्या करते हैं, रात को लेट नाइट खा लिया, तो बेचारा जो सेल्स को काम करना था उनको हीलिंग का, वो हीलिंग नहीं करके वो डाइजेशन में लग गए, अभी आपके डाइजेशन एक्सक्रीशन में लग गए, तो फिर उनको ये काम आ गया तो वो काम नहीं कर पाते हैं। सो ऑल डिजीजेज स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो दैट्स द रीज़न जो भी जैन पद्धति है जो कहते हैं सूर्यास्त से पहले खाओ, दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक। बिकॉज रात को सोने से पहले और आपके खाने से पहले कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो 4 घंटे के अंदर आपका डाइजेशन हो जाता है, योर स्टमक गेट एम्प्टी and you will get sound sleep also, and secondly the other work is not there। ये जो डाइजेशन का वर्क, तो बाकी लोग जो मैसेंजर्स हैं पूरे बॉडी में आपके, वो बेचारे दूसरे काम रिपेयरिंग का करेंगे, एंड दैट विल बी इंटरनल हीलिंग, एंड देन यू विल बी फ्री, डिसीज फ्री। बट इस जो आप प्रोसेस एंड सब बता रहे थे ना, मुझे एक क्वेश्चन स्ट्रक हुआ कि वी आर ह्यूमन, लाइक हम लोग हमारा डेली लाइफ तो लिव कर रहे हैं, बट ऐसा सिनेरियोज भी आ जाते हैं कि हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हम हमारे गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रोज का आपको एक अभ्यास करना है, वो है कि डेली आत्मनिरीक्षण कहता हूँ मैं उसको, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ओके, हाँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट ओनली कैन हैपन इन योगा। लोग करते हैं, लोग बोलते हैं बड़े बड़े ध्यान का अभ्यास करो, मेडिटेशन करो, और उनको काल्पनिक ध्यान कराते हैं, भाई इमेजिन करो ऐसा है ऐसा है वैसा है, तो दैट इज़ गुड, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो मेक आवरसेल्फ रियलाइज आवर मिस्टेक्स। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए किसी का आशीर्वाद काम नहीं आएगा आपको, कि कैसे आप गुरु के पास चले गए, उसने आशीर्वाद दे दिया, बाबा चलो ये ले लो, ये मंत्र है, गुरु मंत्र, आप इसको जपो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या आपके ऊपर हाथ रख दिया, उससे नहीं होने वाला है। आपको अंदर से रियलाइज करना है कि पहले तो एक्सेप्ट करना है कि मेरे में गुस्सा है, आई डू गेट एंग्री, और मैं, हाँ, एक्सेप्टेंस। उसके बाद वो जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, उसके लिए 10 मिनट का समय निकालना है आपको, मोबाइल के टाइमर लगाना है आपको, एंड 10 मिनट तक मौन बैठना है एक किसी कोने में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहर का फैक्टर डिस्टर्ब नहीं करे। तो वहाँ पे बैठ के यू हैव टू टेक वन क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, और फिर उससे क्वेश्चन से संबंधित असंबंधित जो भी यू नो थाट्स आ रहे हैं उसको रियलाइज़ करो। फिर उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से थाट्स आ रहे हैं, एंड उसमें कहीं भी गुस्से के थाट्स आएंगे, या किसी प्रति एनवी है, आपको कुछ जलसी है, वो थाट्स आएंगे, अलग अलग प्रकार के थाट्स आएंगे। उससे आपको आपके माइंड का अंदर का स्ट्रक्चर समझेगा कि मेरे अंदर माइंड एक्चुअली सोचता क्या है बार बार। तो वो सारी चीज़ें जब रिपीट होगी, देन यू विल टू एनालाइज कि हाँ, मेरे में ये जो मैंने गुस्सा किया, क्या ये जस्टिफाइड था। इफ़ यू ट्राई टू यू नो इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये गुस्सा तो किया, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा गलत था उधर, सामने वाला है, तो अच्छा रियलाइज़ होगा। तो जब ऐसा बार बार करेंगे, दैट इज़ द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ योर एंगर, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपको अपना एंगर के ऊपर कंट्रोल करना है, तो you have to accept that you are becoming angry every time, and then try to find out the reason. Okay. And internally you will get the reason, but for that you have to do is sit in this thing in 10 minutes of silence में, and try to find out the reason. Internal reason मिल जाता है,
बट दैट हैपेंस व्हेन यू आर इनटू योगा करते करते फिर आपको हो जाता है, फिर सारा रीज़न मालूम पड़ेगा कि ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, आप नहीं तो गुस्से को आप जस्टिफाई करते हो कि सामने वाले ने ऐसा किया, ऐसे मैंने गुस्सा किया, बट जब भाई आप ऐसा बैठोगे तो रियलाइज नहीं उसने ऐसा किया था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिएक्शन शुड हाँ, तो वो जब आपको मालूम पड़ेगा तो फिर अपने आप शांत हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम सोचोगे कि मैं रिएक्ट 10 बार करोगे तो 9 बार करोगे, एक बार नहीं करोगे, एक बार भी नहीं किया तो जीत हो गई आप। ऐसा है। वाह, लाइक ये तो काफ़ी हीलिंग, काफ़ी स्पिरिचुअल योगा रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पूछ लिए, बट भरों को बहुत पता है आपके आश्रम के बारे में, उल्लासनगर में काफ़ी हैं जिन्हें पता है, बट जो हमारी जनरेशन है उन्हें शायद आश्रम के लिए नहीं पता है कि व्हाट इज़ द आश्रम एग्जैक्टली, वहाँ क्या होता है। नेचुरोपैथी का है बट हमें नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ा सा नॉलेज अगर आप देंगे तो। देखिए आश्रम जो हमने बनाया था, एक्चुअली मैं तो योगा टीचर हूँ, मेरे को कोई नेचुरोपैथी का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी आजकल आपको पता है कि हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का चलता है, आयुर्वेद, यूनानी, योगा, ये सब उसमें आते हैं, आयुष होम्योपैथी, ये सब डिपार्टमेंट, पांचों ये हीलिंग पद्धति है, यानी उसमें एलोपैथी नहीं आता है आयुष में। ओके। हाँ, तो आयुर्वेद आता है, योगा, बट योगा के साथ नेचुरोपैथी आता है। योगा एंड नेचुरोपैथी आर combined always in according to government syllabus also. Okay. So when I thought of making a yoga ashram, तो नेचुरोपैथी उसमें आना ही था, because they are like वो आप बुलक कार्ड के देखते हैं, 2 व्हील्स होते हैं जैसे, तो एक व्हील होगा तो नहीं चलेगा वो, तो 2 व्हील्स चाहिए, नहीं योग भी चाहिए, नेचुरोपैथी आर लाइक 2 व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ड। तो योग से आपको क्या करना है, हीलिंग करना है, लेकिन पहले डायरेक्टली योग जब तक काम करे तब तक नेचुरोपैथी विल एक्ट, एंड नेचुरोपैथी विल इंक्लूड योर ऑल आहार विहार, यानी योर डाइट एंड योर दिनचर्या, ये सब नेचुरोपैथी में आता है। दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो फिर नेचुरोपैथी को आना ही था, तो इसलिए नेचुरोपैथी और योगा का आश्रम शुरू किया हमने। और इसमें क्या होता है कि लोगों को आजकल बहुत सारे फिजियोथेरेपी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जैसे सर्वाइकल है, फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, बैक एक है, फिर घुटने का प्रॉब्लम है, तो हमको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी वहाँ पे शुरू किया। वी स्टार्टेड विद दीज 3 and then we were going on, but then I came across with Zen Yoga, so we started Zen Yoga ashram also. And Zen Yoga mein basically we try to teach how to prepare your mind for meditation. So we conduct courses in Zen Yoga ashram where we teach the learning which I have learned from the Zen Yoga book written by Dr. P.J. Seher. So he has written that book, and that book has completely changed my life. तो वो हम टीचिंग उनको 1 और 2 डे का वर्कशॉप में सिखाते हैं। इसके अलावा लोग नेचुरोपैथी आश्रम में आते हैं, अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ मोटापा लेके आता है, कोई ब्लड प्रेशर लेके आता है, कोई थायराइड लेके आता है, तो उसको हम लोग योग के माध्यम से और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या होता है कि मैंने 5 महाभौतिक उपचार होता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूत हैं, उन पर रिलेटेड मिट्टी का इलाज, पानी का इलाज, एनीमा, मड पैक, ऑल दीज थिंग्स आर in coming into naturopathy. Okay. And that helps to go heal your body naturally. Okay. Because that detoxify your body. The principle is that जो आपका जो भी बीमारियां हैं वो आपके टॉक्सिन्स के अक्यूमुलेट करने वजह से हुआ है, जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं उसी की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो वंस यू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी विद दिस पंच महाभौतिक उपचार, that automatically the body has got capacity to heal, that will heal itself. Okay. So toxins have to be removed. Okay. So enema से टॉक्सिन निकालते हैं, स्टीम बाथ से, मसाज से, ऑल दी स्टीम ट्रीटमेंट्स कम देयर, मिट्टी का लेप से सब टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, तो वो करते हैं। उसके साथ योगा भी सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी देते हैं, एंड बीच बीच में ज़ेन योगा शिविर भी चलाते हैं। तो इस प्रकार से वी आर रनिंग आउट बोथ आश्रम्स। ओके, आई आस्क्ड यू दिस बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर्स ही, लाइक मेरे मामा एंड मामी बदलापुर आते हैं स्टे करने के लिए, एंड दे हैव प्रेज्ड अ लॉट। बोलते हैं खुशबू उधर का खाना बहुत अच्छा है, और वो जो शेड्यूल होता है, डाइट, नेचुरोपैथी इज ऑल डाइट रिलेटेड। सो एक्चुअली स्पीकिंग what we should have in our food is that 80% of our diet should be alkaline. Yeah. It is called as 80-20 ratio. 80% alkaline diet and 20% acidic diet. All cooked food, either in form of boiled food or oily food, यानी तला हुआ खाना, ये सब एसिडिक में आ जाता है, एंड जो भी रॉ है चीज़ें वो सब अल्कलाइन आता है। एंड आवर एसिडिक ब्लड पीएच, जो हमारा ब्लड का पीएच है, दैट इज अल्कलाइन 7.35, बिलो 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। ओके, सो हमारा पीएच ब्लड का अल्कलाइन है, तो वी शुड हैव अल्कलाइन फूड सो एज टू मेंटेन दैट अल्कलाइन पीएच।
तो इसलिए हमारा प्रिंसिपल होता है कि एज गुड एज जितना हो सकता है पॉसिबल आप रॉ फूड खाइए, इसलिए 80-20 का रेशियो है, लेकिन एटलीस्ट 70-30 तो खाइए कम से कम। कि जितना हर टाइम खाओ तो सलाद का एक प्लेट भर के पहले खाइए, फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आधा बाखरी खाया या कुछ थोड़ा सा ब्राउन राइस खाया या कुछ थोड़ा सा दाल चावल किया या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये डाइट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो डाइट के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे आश्रम में। कोई कोर्स है सर जो आपके आश्रम में सिखाते हैं तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एनरोल। कोर्स ऐसा ही है कि यानी अगर जेनो का कोर्स है जो मैं ऑफिशियली कंडक्ट करता हूँ 2 डेज़ का, दैट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, मोस्ट वेलकम। बाकी तो हमारे जो 7 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के अलग अलग कोर्सेज होते हैं नेचुरोपैथी के, वेयर वी कंडक्ट द कोर्स, यानी उसमें कोई सिखाना नहीं रहता है, उसमें कोई टीचिंग यानी थियोरिकल लेक्चर नहीं रहते हैं, पर प्रैक्टिकली चीज़ें लोग सीखते हैं, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, योग सीखते हैं। तो उसके लिए आश्रम में अलग अलग कोर्सेज हैं, यानी अलग अलग दिनों के लिए लोग आते हैं। यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ऑल्सो सर आई वॉन्ट टू नो कि स्किन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सिंस यू आर अ स्किन डॉक्टर, ऑफ कोर्स यू आर कनेक्टेड टू योगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट यू आर अ स्किन डॉक्टर ऑल्सो। तो ऐसे बेसिक चीज़ें लाइक कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यंग जनरेशन को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एनी स्किन डिजीजेस? देखिए स्किन डिजीज़ भी जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत सारी डिजीज़ आजकल मेडिकल प्रोफेशन भी मानता है कि दे आर साइकोसोमेटिक, रिलेटेड टू माइंड। तो स्किन की डिजीज़ भी कोई अलग नहीं है। तो स्किन के डिजीज़ को भी अगर प्रिवेंट करना है तो पहले आपका माइंड शुड बी इन परफेक्ट हारमनी। हाँ, बिकॉज देखो ना, अगर आप स्किन के डिजीज़ देखेंगे, समझो सिंपल मुआ से देखो, एक्ने, या आजकल देखते हैं आप सफ़ेद कोर वाइट दाग होते हैं जिसको ग्लूकोडर्मा बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं, सोराइसिस का बीमारी होता है। हाँ, और हेयर फॉल है लेडीज़ में या जेंट्स में, हेयर फॉल है, प्रीमेच्योर रिंकलिंग है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, ये सारे स्किन के प्रॉब्लम है विच आर रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो अगर ये मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो स्किन डिजीज़ कम होगी। इसके अलावा हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन में ड्राइनेस की वजह से आता है। तो प्रॉपरली लोग हाइड्रेटेड नहीं है, यानी 3-4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। जैसे मैंने कहा ग्रीन जूस पीता हूँ, अगर ग्रीन जूस पीते हो तो पानी की मात्रा ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पीने की। हाँ, ऐसा भी होता है बिकॉज उसमें बहुत हाइड्रेशन होता है अंदर से। तो ऐसा रॉ फूड खाना चाहिए। तो ये डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो झंझट हो रहा है, यानी डाइट का झंझट हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें स्किन के प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की वजह से आजकल फंगल इन्फेक्शन स्किन में बहुत कॉमन हो गए हैं, और वो लास्ट 10 सालों से हम जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स भी जूझ रहे हैं, पेशेंट भी बेचारे जूझ रहे हैं। जो फंगल इन्फेक्शन पहले 7 दिन में ठीक होते थे, आज 2-2 महीना इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। एंड दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, यानी वो पसीने से, और लोग भीग के आते हैं बारिश में, तो फंगस इन्फेक्शन फोल्ड्स में ज़्यादा हो जाता है, जिसको कहते हैं टीनिया इन्फेक्शन। तो ऐसे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रिलेटेड हैं। तो अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है, इफ़ योर बॉडीज इम्यूनिटी इज़ गुड, एंड इफ योर मेंटल स्ट्रेस, आपको इम्यूनिटी इज अगेन रिलेटेड टू योर मेंटल स्ट्रेस। तो जैसे ही मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यूनिटी कम होगा, इम्यूनिटी कम होगा तो आपका वुंड हीलिंग नहीं होगा, कोई भी स्किन में छोटा मोटा जख्म भी होगा तो वो जल्दी नहीं भरेगा, तो हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की वो भी साइकोसोमेटिक है, एंड प्लस अपना लाइफस्टाइल रिलेटेड टू सब हैं उसके। तो अगर ये सारा ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधरा, जैसे हम लोग इतने, लगभग मैं 15 साल से आज फंगल इन्फेक्शन के वजह इतने बढ़ गए हैं, जो रोज़ के हम लोग 50-50 पेशेंट देखते हैं, बट वी नेवर गेट फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज क्या है कि वो अपनी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, देन यू कैन ईजिली प्रिवेंट दिस स्किन प्रॉब्लम्स। वाह, ये पॉइंट एक्चुअली काफ़ी अच्छी बोली कि आप तो पेशेंट्स अटेंड करते हो, बट हाँ, तो वो एक्वायर करना कभी भी हो सकता है, बिकॉज वी आर डायरेक्टली इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम, एंड इट्स अ वेरी हाईली कॉन्टेजियस डिजीज। But if your physical and mental health is good, and if your immunity is good, which helps, which is boosts up with the practice of yoga. मैं आपको खुद का बताता हूँ, इम्यूनिटी के बारे में मैंने बात कही, तो मैं बचपन में आई यूज्ड टू, डॉक्टर BK सचदेव, यू हर्ड इन उल्लासनगर, BK सचदेव थे बेचारे, वो कोविड में गुजर गए, मेरा फैमिली डॉक्टर थे वो। तो बचपन में लगभग मैं याद है 8-10 साल की उम्र से, तब मेरे को रोज़ हर महीने URTI यानी थ्रोट इन्फेक्शन होता था। ओके। एंड एल्थ्रोजिन का तो मैंने टन लिया था, टनों ऑफ एल्थ्रोजिन, एवरी टाइम आई टू गेट थ्रोट इन्फेक्शन, एल्थ्रोजिन खाना है, एंटीबायोटिक। लास्ट एवर सिंस आई एम डूइंग योगा 10-15 सालों से कभी थ्रोट इन्फेक्शन कभी पकड़ा ही नहीं। तो दैट वाज माय इम्यूनिटी बिफोर योगा, एंड नाउ आई कैन सी दैट कितना भी खाऊं, ठंडा खाऊं तो भी कुछ नहीं होता है। मैं तो वैसे एक थोड़ा ठंडा खाने से डरता था मैं, भाई
आइसक्रीम खा लूँगा, कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज़ आउट नाउ, And you are दैट 58. शोज कि इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। या हाँ, तो बिकॉज इम्यूनिटी कम है तो सारे इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन इम्यूनिटी की वजह से होता है, कम होने की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, बाकी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम मैंने बताया आपको वो होता है। तो ये सारा, एंड डाइट प्लेज अ रोल। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज करते हैं तो स्किन को प्रॉब्लम्स को हम लोग आराम से मैनेज कर पाएंगे। wow, and sir is 58-year-old, he only told me, and you follow so much, and अभी भी इतने fit, एकदम healthy, it's like commendable आई sir. ऑलवेज, मैं तो सिर्फ योग को ही इसका श्रेय देता हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू माई ऑल माई गुरुज, बिकॉज जिनके वजह से, खास करके हमारे मंडली गुरु जी, जिन्होंने हमें, जिन्होंने मुझे पहला योग प्रवेश सिखाया, जहाँ पे मैंने योग की एंट्री हुई मेरी 2004 में। Yeah. बिकॉज एंड देन आई गॉट ऑल गुरुज, एक एक करके गुरु मिलते गए। गोयंका गुरु जी ने विपश्यना सीखा मैं वहाँ से, है ना, विपश्यना इगतपुरी में। और फिर अभी सैयर जी जिन्होंने जैन योगा सिखाया। तो ऑल दिस जो मिलते गए मुझे लोग, दैट हैज़ अफेक्टेड माई लाइफ, एंड दैट जिससे मेरे को लगता है कि अब लास्ट 22 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग योगा, बट आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे वेयर आई मिस्ड योगा। Really? हाँ, 22 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं हुआ है योगा। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठा और योगा नहीं, इंक्लूडिंग मैं बच्चों की शादी की, वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट था मौसम, लेकिन फिर भी यानी वो होता है। Yeah. वो भले ट्रेन में हो, प्लेन में हो, चाहे कार में हो, आई डू वो मेरा फिक्स है। But दैट हेल्प्स मी अ लॉट, बिकॉज दैट रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I have heard something about you. You are a great singer. नहीं, देखो, मैं आज ही गाना गा रहा था कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो मैं सिंगर तो नहीं, लेकिन जब से मैंने योग का अभ्यास किया, सिंगिंग आ गई। यानी जो सुर कभी लगते नहीं थे, वो अभी लगने शुरू हुए हैं, एंड विदाउट एनी ट्रेनिंग विद सम म्यूजिक टीचर। वो अपने आप वो अंदर से वो ज्ञान आते जाते हैं। बट एंड फॉर दैट यू हैव टू बी डीपली इन्वॉल्व इनटू योगा। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर धीरे धीरे। Got it. It's like आप मुझे एक ही मैसेज दे रहे हो, you need to work on yourself, you need to be, Yeah, you have to be self-dependent, and yoga makes you self-dependent. Very important, because independence important है, Yeah. और self dependent important। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी डिफिकल्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि जब लास्ट डे तक मैं अपने पैरों पे चलूँ और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूँ। और मेन तो क्या है कि वी शुड बी ऑफ मेडिसिन, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। करेक्ट। मेडिसिन की जरूरत ना पड़े अंत तक। और मैं अभी तक तो भगवान की दुआ है, टचवुड, कि भाई जो मैं जिस चीज़ से डरता था कि डायबिटीज़ ना हो, अब तक मैं टाल पाया हूँ उसको। तो कोई गोली नहीं, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं हुआ है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस योग ओनली। Wow, amazing. On that note, this will be my last question. अभी तो आपने मैसेज एक्चुअली दे दिया मेरे क्वेश्चन बोलने से भी पहले, बट यंग जनरेशन को या जो बड़े हैं उन्हें कोई जेनरिक मैसेज आप अगर देना चाहें तो प्लीज़। यंग जनरेशन को तो पहले बड़ों की आदर सत्कार करना चाहिए। दे शुड ओबे देयर सीनियर्स एंड देयर पेरेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। वो आजकल के ज़माने में थोड़ा सा कम होते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। एंड उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग होना चाहिए, वी शुड लिव ऑल टुगेदर। जैसे लोग देख रहा हूँ आजकल मैं कि शादी करके फिर वो सडनली सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ए फैमिली टुगेदर। बड़ों का, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सीनियर्स को भी ये है कि आजकल की जनरेशन जो है उनको ध्यान में रखते हुए, उनके जो ऐसा लाइफस्टाइल है उनकी, या आजकल की जो चल रही है माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से उनको भी वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उसके हिसाब से थोड़ा खुद को मॉड्यूलेट करना चाहिए कि भाई ठीक है, इनकी भी नीड्स है, हमको इनके साथ बैलेंस करके चलना है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। एंड अलग नहीं होना है, माँ बाप को छोड़ना नहीं है, ऑलवेज बी विद पेरेंट्स। यंग जनरेशन को तो मैं यही कहूँगा, भाई शादी के बाद आप बदल मत जाओ, जिन माँ बाप ने आपको यहाँ तक लेकर आया उनका साथ छोड़ो मत। हाँ, पर सर लड़की को तो छोड़ना पड़ता है। लड़की को छोड़ना पड़ता है, बट लड़कियों के बारे में आपको बता दूँ, वो घर छोड़ के आती हैं, लेकिन उनका जो मोह रहता है मम्मी डैडी में या अपने पेरेंट्स में, वो इतना ज़्यादा रहता है। वो अमेरिका में भी रहेगी तो 10 बार रोज़ फ़ोन करेगी, जबकि लड़के जो होते हैं वो घर में रहने के बाद भी कभी कभी माँ बाप से बात नहीं करते हैं जी। तो लड़कियों का तो ऐसा है, घर तो छोड़ के आती है लेकिन अपना वो दिल मन वहाँ पे छोड़ के आती है उनके पास, तो वो तो हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये बहुत उनका प्लस पॉइंट है, वो मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार कर चाहता हूँ। मैंने उनको बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप बहुत महान हैं कि भाई आप लोग इतना केयर करते हैं। तो आजकल के ज़माने में लोग जो कहते हैं लड़के चाहिए लड़की चाहिए, तो मेरा लड़कियाँ चाहिए, बिकॉज अगर जो केयरिंग है ना
अपने माँ बाप का भी और यहाँ पे भी घर में भी ख्याल रखती हैं, तो वो सिर्फ लड़कियाँ ही रख सकती हैं। Thank you Thank you very much. Thank you so much for this Thank you, amazing thank you. time. Thank you.